अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ में हूँ आपकी होस्ट मुनीबास। फिर उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और जनाब मेरा ख़्याल है कि जो खुशहाल ज़िंदगी सिर्फ वो नहीं होती है जब आप खुश होते हैं या फिर मुतमईन होते हैं, बल्कि खुशहाल ज़िंदगी वो होती है कि जब दूसरे भी आप लोगों की ज़ात से खुश होते हैं। लेकिन हम ना दूसरों को खुश नहीं रख पाते हैं। इसकी एक वजह ये भी होती है कि हमारी नज़र हमेशा दूसरों की गलतियों पर या फिर उनके ऐब ढूंढने में लगी रहती है। तो इसके हवाले से अशफाक अहमद साहब का एक कॉल है और वो क्या लिखते हैं कि जनाब हमारी नज़र ना दूसरों के छोटे छोटे ऐब पर तो होती है, लेकिन अपने बड़े बड़े ऐब दिखाई नहीं देते हैं हमें। अपने बदन पर सांप और बिच्छू भी लटक रहे होते हैं ना, तो हम दूसरों की मक्खियाँ उड़ाने की फ़िक्र में लगे होते हैं, दूसरों के ऐब ढूंढने में लगे हुए होते हैं। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी के हवाले से पहले हमें जान लेना बेहद ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़िक्र करना, अपनी जो गलतियाँ हैं, अपने जो ऐब हैं उन्हें ढूंढना, उन्हें दुरुस्त करना बेहद ज़रूरी है। तब आप जाके किसी और को कुछ कह सकते हैं, क्योंकि आप तब तक किसी और को ये कहने के पाबंद ही नहीं होते हैं या आपको कह ले कि वो ज़ेब ही नहीं देता है कि आप किसी को कुछ कह रहे हैं लेकिन वो चीज़ आपकी अपने अंदर नहीं है, आप अमली तौर पर वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने आप के बारे में जानें, अपनी गलतियों के ऊपर, अपने ऐबों के ऊपर मेहनत करें। मेहनत से कभी जनाब पीछे नहीं हटना चाहिए। जितनी मेहनत आप करते हैं ना, उसका फल, उसका समर ज़रूर आपको मिलता है और मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती है। तो मेरे ख्याल से वीकेंड से बेहतर मेरे और कोई भी दिन नहीं हो सकता है कि जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने साथ वक्त गुजारें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये 6 दिन होते हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे होते हैं, मसरूफ़ दिन गुजारते हैं, अपने आप के साथ टाइम नहीं गुजारते हैं, अपने आप को टाइम नहीं देते हैं, अपने घर वालों को टाइम नहीं देते हैं। तो ये वीकेंड होता है कि जिस पे आप अच्छे तरीके से अपने आप के साथ टाइम गुजारें, अपने घर वालों को वक्त दें, उनसे पूछें कि वो उनका जो पूरा हफ्ता है वो कैसा रहा है और आप भी उनके साथ शेयर करें। आप भी बताएं कि आप आगे क्या करने वाले हैं, आपके छोटे छोटे गोल्स क्या है। तो वीकेंड को भरपूर अंदाज से इंजॉय भी करना चाहिए और गुजारना भी चाहिए, ताकि आने वाला जो हफ्ता है ना वो आपका एनर्जेटिक हो और अच्छे तरीके से वो भी गुजरे। तो आज वीकेंड है, हम भी कोशिश करेंगे कि लाइटर नोट पर ही अपना जो शो है उसको रखें, ताकि आपके वीकेंड को मज़ीद दोबारा बनाया जा सके। तो ये आज का पैगाम था। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया और जनाब आज हम बात करने वाले हैं जिनसे ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात के हवाले से और बच्चों के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की गई है। और शाया होने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक 6 माह के अंदर बच्चों से ज़्यादती के बड़ी तादाद में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 7,500 ख़वातीन अगवा हुई हैं और 10,000 ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और ये वाक़यात कोई पहली दफ़ा रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, बेशुमार बच्चों की जान जा चुकी है। ना सिर्फ लाहौर में रेप केसेस हमारे सामने आते बल्कि पूरा पंजाब इसकी लपेट में आ चुका है। अलार्मिंग और हैरानकुन बात यह है कि शाया होने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों के मुकाबले में लड़कों से ज़्यादती के केसेस ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। 6 माह से भी कम उम्र में कम अरसे में सूबे भर में से बच्चों से ज़्यादती के जो केसेस हैं वो 1390 रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट होने वाले केसेस में से तकरीबन 69% 959 नाबालिग लड़के हैं, जबकि बाकी 31% 431 लड़कियां शामिल हैं। और इस रिपोर्ट में मुजरिमों के इंकशाफात और भी चुका देने वाले हैं। ये बताया गया है रिपोर्ट में कि मुकदमात का सामना करने वालों में से 55% मक़तूलीन के पड़ोसी हैं, 13% रिश्तेदार हैं और 32% अजनबी होते हैं। तो मुआशरे की तबाही ऐसे ही होती है, क्योंकि इन वाक़यात से मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। बच्चों के आदात और एतवार में फ़र्क पड़ता है। मुआशरे की तरबियत तो हम अव्वलीन तरजीह समझते हैं, लेकिन औलाद की तरबियत और शऊर फराहम करना किसकी जिम्मेदारी है, कौन ये जिम्मेदारी लेगा, आखिर इन वाक़यात को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। हुकूमत वक्त की बात करें तो वो क्या किरदार अदा कर सकती है, वालिदैन बतौर रहनुमा और उस्ताद जो होते हैं वो बतौर मौलम किस तरह रहनुमाई कर सकते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे कि क्यों ये क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, किस तरह के इक़दामात हमें उठाने की ज़रूरत है। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन है मुजाहिद
मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। मुजाहिद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मुजाहिद साहब, क्राइम के हवाले से जो जराइम की शरह है बढ़ती जा रही है, और ख़ास करके जो चौंका देने वाली जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है कि कितने ज़्यादा बच्चों के साथ ज़्यादती की जा रही है, औरतों का अगवा हो रहा है, उनके साथ रेप केसेस सामने आ रहे हैं। क्या लगता है कि जो एक बदनुमा सा दाग लगता जा रहा है हमारे ऊपर, और ख़ास करके पंजाब की बात हो रही है कि जहाँ पर बच्चे और औरतें सेफ़ नहीं हैं, अब क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखें मुनीबा, जो आपने अभी एक रिपोर्ट पढ़ के भी सुनाई और जिसका जिक्र किया, ये रिपोर्ट मेरी या आपकी बनाई हुई नहीं है। हाँ जी। ये महकमा दाखिला पंजाब की रिपोर्ट है जो चौंका देने वाली भी है, जिसमें लड़कियों के साथ ज़्यादती के केसेस की तादाद कम बताई गई। हाँ जी। यकीनन इसमें अगर कोई ऐसे केसेस होते हैं, जैसे कसूर में ज़ैनब केस हुआ था, और यहाँ पे लाहौर में एक सुंबल केस हुआ था बहुत साल पहले, उसके भी मुल्ज़मान कई बरस बीतने के बाद आज तक गिरफ़्तार नहीं हुए और ना ही उनका पता चल सका है। ये हमारी पुलिस का, पंजाब पुलिस का हाल है। दूसरी बात आपने जो की कि लड़कों के साथ ज़्यादती के केसेस की जो तादाद बहुत ज़्यादा है, हाँ उसमें मुख्तलिफ़ शहर हैं। अगर 36 से ज़ायद अज़ला में अगर हम जिक्र करें तो 10 अज़ला ऐसे हैं जिसमें लाहौर और एक दो शहर थोड़ा कम है, लेकिन जो दूसरे अज़ला हैं उसमें तादाद बहुत ज़्यादा है। जैसे बिल्कुल करीब हमारा शहर है गुजरावाला, अच्छा, वहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा है। अच्छा, केसेस जो इस तरह के होते हैं, अब इसमें दो किस्म के मौक़िफ़ है। चूँकि हम कोशिश करेंगे कि किसी पुलिस का मौक़िफ़ भी इसमें ले सकें, लेकिन पुलिस का मौक़िफ़ जो उन्होंने देना है वो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। पुलिस का मौक़िफ़ पहले तो ये है कि जो ख़वातीन के साथ ज़्यादती के केसेस होते हैं वो ज़्यादातर कोई लेन देन का मामला होता है, कोई रंजिश का मामला होता है, या कोई प्री प्लान ऐसे केसेस होते हैं जो ख़वातीन जानबूझकर किसी को ब्लैकमेल करने के लिए मुकदमात जो हैं वो दर्ज करवाती हैं, और जब इसका मेडिकल करवाना होता है तो फिर वो मेडिकल करवाने से भागती हैं और मेडिकल नहीं करवाती हैं। यकीनन पिछले दिनों एक सब इंस्पेक्टर लाहौर के थे, उनके खिलाफ भी खातून के साथ ज़्यादती का मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन बाद में अदालत में जाके उसकी सुलह हुई, मेडिकल नहीं करवाया गया, वो भी एक झूठा मुकदमा निकला। इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि ख़वातीन के हवाले से कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जो ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर किए जाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो बच्चों के साथ ज़्यादती के केसेस हैं तो इसमें क्या रंजिश हो सकती है। ये जो रिपोर्ट आपने पढ़ी है ये महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से है, और कमिश्नर की जानिब से इसमें यह भी तहरीर किया गया है कि इस जुर्म को रोकने के लिए पुलिस को इक़दाम करने चाहिए। ये तो कई बरसों से हम सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं कि इक़दाम किए जाएंगे या किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और उसमें रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसका बच्चे और वालिदैन मेडिकल ही नहीं करवाते और उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता। इस वजह से इसकी तादाद थोड़ी मज़ीद जो है खुश नसीबी से, पुलिस वालों की खुश नसीबी से कम है, शायद इससे भी ज़्यादा होती। बहुत सारे ऐसे केसेस हम देखते हैं जो लोग रिपोर्ट नहीं करते, और अगर हमें पता चले और हम उनसे रब्ता करें तो वो कहते हैं कि हम कानून के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, हमारी इसमें कोई बदनामी होगी, इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। अब देखने की ज़रूरत ये है कि पंजाब में ऐसे केसेस की तादाद जो बढ़ रही है उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी वजह क्या है, उसको रोका कैसे जा सकता है। मुझे सब देखिए ना, एक्ट भी लेकर आए हैं, कानून में तरमीम भी की गई हैं। फौजदारी कानून तरमीमी एक्ट 2016 आया, उसके बाद फिर रोकथाम, बच्चों से ज़्यादती की रोकथाम का एक्ट 2018 आया, फिर ज़ैनब अलर्ट जो रिस्पॉन्स, और हाँ जी उसके बाद भी जो है थोड़ी सी कवानीन में तरमीम की गई है ताकि इस हवाले से ज़्यादा इनिशिएटिव लिए जाएं, इकदाम उठाए जाएं ताकि केसेस की तादाद कम होने के बजाय इजाफा हो रहा है। ठीक है, कुछ पर्सनल वजूहात भी हो सकती हैं कि फैमिलीज़ नहीं कहती हैं कि हम लोग बाहर आए, मीडिया में आए, केस रिपोर्ट कराएं, लेकिन फिर भी इजाफा हो रहा है। तमाम तर कवानीन होने के बावजूद भी अमल दरामद में फिर कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं हम, कि कवानीन की अमल दरामद नहीं हो रही है। देखिए मुनीबा, बिल्कुल बड़ा जो है रिलेटेड आपने सवाल किया कि अमल दरामद, हमारे मुल्क में भी वही कवानीन हैं, वही कानून हैं जो दूसरे ममालिक में। सिर्फ फ़र्क, छोटा सा फ़र्क है जिसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट।
हमारे यहाँ पे जब एक दफ़ात कोई भी दफ़ा हो उसकी दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इन्वेस्टिगेशन में। अच्छा। इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन का काम है मुकदमा दर्ज करना और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का काम है मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाना। आप ये देखें कि हमारा इन्वेस्टिगेशन विंग जब से इन दोनों विंग को अलग अलग किया गया है कि उसमें कितनी कारकर्दगी जो है वो सामने आई है। अगर कोई शख्स मुकदमा दर्ज करवा देता है तो सबसे पहले उसको ये इंसाफ के हसूल के लिए थानों के चक्कर लगाना पड़ते हैं, तफ्तीशी के दफ्तर में चक्कर लगाना पड़ते हैं और तफ्तीशी की अदम दिलचस्पी, क्योंकि इसको इतना बड़ा जुर्म समझा ही नहीं जाता। अच्छा। इसको इतना बड़ा क्राइम समझा ही नहीं जाता। देखें, जो हमारे यहाँ पे जो पुलिस की ज़्यादा तवज्जो होती है वो ऐसे केसेस में होती है जिसमें पैसों का लेन देन हो, जिसमें 302 की दफ़ात हो, जिसमें पता हो कि बेगुनाह को बेगुनाह कैसे करना है, उसके पीछे भी बहुत सारे मकासद होते हैं। ये एक बिल्कुल इंसाफ दिलवाने वाला और जदीद टेक्नोलॉजी पर मुनहसर एक केस होता है कि अगर आपके साथ आपके बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है तो उसको इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो फ्रांसिक से मदद लेनी है, मेडिकली मदद लेनी है, उसमें शवाहिद बड़े ठोस चाहिए। और जो लोग हमारे ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, एक तो उनकी दिलचस्पी नहीं होती है और दिलचस्पी नहीं होती है और दूसरी बात यह है कि उनको इसके बारे में इल्म ही नहीं है। जिस कानून का आप जिक्र कर रही हैं वो कानून तो बन गया, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है। जिस तरह से ख़वातीन का अगर कोई ज़्यादती का केस होता है तो उसके लिए फ़ीमेल ख़वातीन जो है वो बनाई गई हैं, जनरल सेल बनाए गए हैं, इन्वेस्टिगेट जनरल सेल बनाए गए हैं अलग से। तो वो पूरे डिवीज़न में एक ही खातून सब इंस्पेक्टर होती हैं जो वो पूरे डिवीज़न के केसेस को देखती हैं। इसी तरह से इनके केसेस को देखने के लिए भी कुछ थोड़ा सा संजीदगी के साथ आईजी पंजाब जो डॉक्टर उस्मान अनवर हैं, जिस तरह संजीदगी के साथ वो प्रमोशंस को ले रहे हैं, जिस तरह से संजीदगी के साथ वो वेलफेयर के काम को ले रहे हैं, अब उन्हें ये चाहिए, अगला स्टेप उनका ये होना चाहिए कि वो अब लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए भी कोशिश करें। लोगों के साथ जो इस तरह की ज़्यादती के केसेस सामने आते हैं उनके लिए भी अपने पुलिस मुलाजमीन और अफसरान को पाबंद करें कि जैसे वो प्रमोशन के लिए बहुत यकसुई के साथ काम कर रहे हैं, वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, और अब तो वो जो खासकर पुलिस के रिटायर कुत्ते हैं उनको गोद लेने का काम कर रहे हैं, उसी तरह से कानून पे अमल दरामद करवाने के लिए भी आईजी पंजाब जो हैं उनको चाहिए कि थोड़ी सी सख्ती करें। लाहौर में जो अगर देखा जाए तो इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले कहा जाता था जी अगवा बराए तवान के केसेस भी नहीं आ रहे हैं। रिसेंटली कल ही SSP CIA कैप्टन लियाकत अली मलक जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि 5 करोड़ रुपया तावान मांगने वाले मुल्ज़मान जो हैं वो ताजर को अगवा करते हैं और उसकी बीवी उन अगवाकारों को 1,50,00,000 रुपया अदा कर देती है, वो भी बाजियाब हुए। इस तरह के केसेस भी हैं। फिर इसी तरह से ज़्यादती के केसेस भी हैं और इसी तरह से तो ये तो एक बहुत बड़ा फिर सवालिया निशान है ना हमारी पुलिस की कारकर्दगी पर कि वो क्या कर रही है, कि नए से नई तरह के जो जराइम हैं वो जन्म ले रहे हैं और वो इवॉल्व होते जा रहे हैं। चले पहले कभी हम इन चीज़ों को सुनते थे लेकिन अब वो दोबारा से आते जा रहे हैं, हमारे मुआशरे में अपनी जो है वो शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं, पैर जमाते जा रहे हैं। तो क्या ये जो रिपोर्ट आई है ये जिनसी ज़्यादती के हवाले से, तो इसके बाद कोई हरकत हुई है पुलिस डिपार्टमेंट में कि उन्होंने कहा हो कि अच्छा इसके ऊपर कोई इकदाम उठाते हैं? मुनीबा, मैं चाहता हूँ कि वो जुर्म जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर होते हुए देखते हैं उसको भी पॉइंट आउट करें। ये जुर्म तो बिल्कुल हो रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा, बल्कि कल भी आपने सुना होगा कि हाता अदालत के अंदर 2 लोगों को, जिसमें एक खातून भी है, उसको मर्डर कर दिया जाता है। और ये कोई पहला वाकया तो नहीं है, इस तरह के बेशुमार वाकयात हुए हैं। जब भी ऐसा वाकया होता है तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी जाती है और उस वक्त तक जब तक दूसरा वाकया नहीं होता वो सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट नहीं रहती है कि उसमें नरमी आ चुकी होती है। तो जिन वाकयात का आप जिक्र कर रही हैं कि बच्चों के साथ ज़्यादती के मामलात हैं, ख़वातीन के साथ ज़्यादती के मामलात हैं, उसमें सख्ती होती है, उस पर अमल दरामद भी होता है, लेकिन उस वक्त तक होता है
जब तक कोई देखिए सजाएं कितनी होती हैं, हमने ये नहीं देखा कि सजाएं होती हुई। देखिए सजाएं अगर दिलवाना है तो वो मैंने या आपने नहीं दिलवाना, वो पुलिस ने दिलवानी है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने दिलवानी है, वो आईओ ने दिलवानी है कि अदालतों में ठोस शवाहिद, ठोस सबूत, गवाह की जो गवाही है वो वहाँ पे दी जाए। लोग तो उनके, मैंने जैसे आपको पहले भी जिक्र किया कि लोग थानों के चक्कर लगा के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो हैं वो दफातर में मौजूद नहीं होते हैं, वो खुद उनकी जानिब से पैगाम मिलता है कि जी वो अदालत में गए हुए हैं। अच्छा। तो लोग मायूस हो जाते हैं। फिर उस तरीके से अब एक केस में अगर 5 साल लग जाएं, जिस बच्चे के साथ जिसकी उम्र 10 से 12 साल है और वो 5 साल तक वो अदालत में जाता है, केस की पैरवी करता है अपने वालिदैन के साथ, तो 14-15 साल का बच्चा वैसे शऊर उसको आ जाता है, तो वो ये भी महसूस करता है कि मैं किस केस के लिए और किस काम के लिए बार बार अदालत में जा रहा हूँ, और एक ही बयान जो है वो दोबारा से पुलिस को भी सुनाया जाता है, अदालत के में सुनाने के लिए भी मुझे कहा जाता है। तो फिर इस तरह जो इंसाफ और जो सज़ा में ताख़ीर है उसकी वजह से फिर इस तरह के केसेस जो हैं वो इल्तवा का शिकार हो जाते हैं, लोग इसको परसू करना छोड़ देते हैं, लोग इसके पीछे जाना छोड़ देते हैं। फिर जो करने वाले लोग हैं उन्हें पता है कि कोई इबरत का निशान नहीं बना सिवाय ज़ैनब केस के। आप देखें कि बहुत सारे केस, जिस केस का मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत बरस हो गए इस तरह की चीज़ों को कवर करते हुए, लाहौर में सुंबल केस, मुगलपुरा की बच्ची रहायशी थी और गंगाराम हॉस्पिटल में, आज से कई बरस पहले की बात है, तो उस वक्त ये केस हुआ था। उसकी भी उम्र उस वक्त 6 से 7 साल थी। CCTV फुटेज भी उसकी आई, उसकी तस्वीरें भी आई मुलजिम की, लेकिन उस मुलजिम को नहीं पकड़ा जा सका, आज तक नहीं पकड़ा जा सका। लेकिन मैं अपनी दिलचस्पी रखते हुए कि इस तरह के केसेस क्यों हल नहीं होते हैं, कभी कभार राब्ता करता हूँ। तो मुझे पता चलता है कि वो बच्ची मेडिकली आज भी फिट नहीं है, उसको आज भी प्रॉब्लम्स बेशुमार हैं, और जिन लोगों की वो बच्ची है वो बहुत गरीब लोग हैं। उसका वालिद गालिबन रिक्शा चलाता है और उसके लिए शायद उसका इलाज करवाना भी मुमकिन नहीं है। जब ये मामला हाईलाइट हुआ उस वक्त तो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने भी नोटिस ले लिया। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने भी नोटिस लिया और बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया। बाज़ दफ़ा तो ये भी कह दिया गया कि जी पुलिस ने मुल्ज़िमान जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो वो मुल्ज़िमान भी नहीं थे। इसी तरह से ज़ैनब केस को आप ले लें कि वो हाईलाइट हुआ तो सारा कुछ हुआ, तो उनको गिरफ्तार भी कर लिया। फिर बच्चों के साथ ज़्यादती के मामले में आपको याद होगा कि हुसैन खान वाला कसूर में एक इलाका है, वहाँ पे बच्चों के साथ ज़्यादती के सैकड़ों केस हुए। तकरीबन 15 से ज़ायद बच्चे थे जिनके साथ ज्यादती के केसेस होते हैं। तो वैसे भी गढ़कार रहता है ना ये, बिल्कुल वहाँ पे तो आए रोज कोई ना कोई वाकया ऐसा बच्चों के साथ ज्यादती का जो है वो सामने आता। तो उस वक्त 15 जो रोज थे, 15 लोग जो थे उनके साथ बच्चों के साथ ज्यादती हुई और कई बरस तक उनका मुकदमा दर्ज नहीं होता था। तो उस वक्त IG पंजाब मुश्ताक शुखेरा थे, उनको भी कहा गया, DIG उस वक्त DPO राय बाबर सईद थे, उनको भी कहा गया, लेकिन कुछ ना हुआ। उन्होंने एहतजाज किया, कुछ मीडिया पे ख़बरें आई, तो उसके बाद जब मुकदमा दर्ज हुए तो पता चला कि ये वाकई ही केस होते रहे हैं। उसको जो है वो हाईलाइट होने के बाद जो है उस पर FIR दर्ज। एक ये बहुत बड़ा लूप होल है हमारे इदारों के अंदर मुजाहिद साहब, कि जब तक कोई चीज़ मीडिया पे नहीं आएगी तब तक उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं होती है, FIR नहीं करती है। आम कोई बंदा चला जाए अपना मसला लेकर, कोई भी मसला हो, FIR नहीं करती है जब तक आपका कोई रेफरेंस ना हो, कहीं से पीछे से कॉल ना आ जाए। एक ये भी बहुत मसला है जिसकी वजह से तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पीछे हो जाती हैं। देखिए मुनीबा, इसमें थोड़ी सी तरमीम आपके लिए और कर दूं। जब तक मीडिया में बात रहती है तब तक इंसाफ मिल रहा होता है। जब वो मीडिया से बात हटती है तो इंसाफ के तमाम तकाजे ख़त्म हो जाते हैं। आज अगर कोई मामला हाईलाइट हो रहा है, हाईलाइट हुआ है, तो उसमें समझ लें कि पुलिस की दौड़ें लगेंगी, उसमें DIG हों, SSP हों, SP हों, SHOs हों, वो सब ऐसे एक्टिव होंगे कि जैसे शायद कोई और काम ही नहीं है पुलिस को इस केस को इस तरह से हल करना है। जैसे ही वो जो कहते हैं कि प्ले डाउन होता है, मीडिया से वो चीज़ें हटती हैं, तो उसके बाद फिर उसको कहा जाता है कि अब बताओ
बड़ा तुम मीडिया के पास भाग भाग के अच्छा। जाते थे, तो अब बताओगे इंसाफ तो हमने देना है। अब इसी में एक और चीज़ आपको आगे बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे लाहौर शहर में जी। क्राइम रेट की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसे ही है। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि हर दूसरे आदमी के साथ डकैती और इस तरह राजनी की और ये राजनी सारी की वारदातें चीजें हो ऐसे रही चोरी हो रही हैं। हैं। हाँ और जी। सबसे पहले क्योंकि अब कैमरास जो है हर घर में ऑलमोस्ट बाज़ारों में गलियों में लगे हुए हैं, तो पुलिस जब वहाँ पे वकूए पे जाती है तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि आप किसी मीडिया पर्सन को इसकी सीसीटीवी फुटेज मत दीजिएगा। अच्छा, ये और पुलिस हम की तरफ से पुलिस बोला की तरफ से सही। कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनकी जानिब से कहा जाता है कि आप ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो मीडिया पर्सन को ना दीजिएगा, ठीक है। ताकि अफसरान को ऊपर पता ना चले और ये मामला हाँ। हाईलाइट ना हो जाए। तो इसलिए फिर उनको मना किया जाता है। फिर जब हम किसी शख्स से कहते हैं कि आपके साथ वारदात हुई है और आप हमें बताएं कि इसका कोई सीसीटीवी फुटेज है, वो कहते हैं जी हमें पुलिस वालों ने मना कर दिया। बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि वो डीवीआर उतार के पुलिस खुद ले जाती है कि किसी किस्म की कोई गलती कोताही की गुंजाइश ही बाकी ना रहे, अच्छा। कि वो डीवीआर ही साथ ले जाते हैं। तो इस तरह के भी मामला होते हैं। तो मीडिया जो है वो बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही ज़रूर करता है। कुछ बहुत अच्छे सीनियर ऑफिसर ऐसे हैं जो शायद संजीदगी से भी लेते होंगे, वो भी आटे में नमक के बराबर है। तो लेकिन ज़्यादातर होता ये है कि जितने बच्चों के साथ ज़्यादती के केस हों, ख़वातीन के साथ ज़्यादती के केस हों, डकैती राजनी के वाक़यात हों, जब वो हाईलाइट होते हैं उस वक्त तक आपको लगेगा कि पाकिस्तान एक बहुत ही पंजाब पुलिस जो है वो बहुत इंसाफ पसंद है और इंसाफ दिलाना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो मामला हटता है और नया कोई मामला आता है तो फिर वो उस तरफ फाइल्स की नजर हो जाता है, वो बंद फाइल्स की उसकी तरफ चले जाते हैं। मतलब आप देखें कि एक छोटी सी मिसाल बात से बात निकली है कि शहर लाहौर में डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी जो है वो आए हैं। उनके बारे में बड़ी अब आजकल जो उनके नीचे काम करने वाले बातें करने वाले हैं कि जी वो कहते हैं कि सिर्फ 3 घंटे सोना है आपने, कि 3 घंटे से ज़्यादा आपको आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर ये 3 घंटे काम कर लें और बाकी घंटे सो लें तब भी लाहौर का हाल बेहतर हो सकता है। लेकिन हाँ इस तरफ तवज्जो नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं शफल किए जाते हैं, तो बाद में ट्रांसफर की जाती है। भर्तियां हो रही हैं आजकल, तो बिल्कुल हो रही हैं। और नहीं अभी तो आजकल तो जो है आपको पता है कि प्रमोशन के सिलसिले में जो जिसमें बहुत अच्छा काम भी है, वो काबिल तारीफ भी है आईजी पंजाब का, कि बहुत बरसों से लोगों की प्रमोशंस रुकी हुई थी, मिलनी चाहिए थी उनको। लेकिन अब सिर्फ हम प्रमोशन की तरफ लग गए। कारकर्दगी भी तो देखनी चाहिए ना मुजाहिद साहब, कि प्रमोशन तो हम कर रहे हैं, भर्तियां भी कर रहे हैं, कारकर्दगी भी तो हमारी हो ना। देखिए कारकर्दगी का नतीजा ये है कि लाहौर शहर में एक ऐसे साहब हैं जिनको एसएचओ तैनात किया गया है। मैं उसकी चूंकि हिस्ट्री को थोड़ा सा जानता हूँ। उनके जिस थाने में वो एसएचओ थे वहीं पे उनके खिलाफ प्रॉपर्टी के मुकदमे जो हैं वो दर्ज हुए, वहीं पे उनके खिलाफ जो हैं वो एफआईआर्स दर्ज हुई और उनको रिवर्ट किया गया। रिवर्ट करने से मुराद है कि वो सब इंस्पेक्टर थे, सजा के तौर पे उनको एएसआई कर दिया गया इनसे पहले जाने वाले डीआईजी ने। अब जो नए डीआईजी आए हैं शायद उन्हें लगा कि पहले वाले डीआईजी साहब ने फैसला दुरुस्त नहीं किया था और एफआईआर ने, तो उनको लाहौर का सबसे बड़ा क्राइम रेट के हवाले से जो पुलिस स्टेशन है शादरा, वहां पे उनको तैनात कर दिया गया। मेरा ख्याल है कि फिर देख लें फिर इंसाफ तो फिर रिजल्ट तो ऐसा मिलेगा ना, जो खुद जुर्म करते हैं वो ही अगर इंसाफ का बाल जो हवाले से बोलेंगे तो फिर कहाँ पर इंसाफ मिलेगा, फिर तो नहीं इंसाफ मिल सकता है। चाइल्ड अब्यूज़मेंट के हवाले से या बच्चों के हवाले से जितने भी केसेस हैं, ख़वातीन के हवाले से, उस पर हमने बात की है। मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, एंकर पर्सन है। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और जनाब इदारों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, ख़ास करके पुलिस के इदारे से, कि कारकर्दगी बेहतर बनाने की कोशिश करें, इक़दाम उठाने की कोशिश करें ताकि ये जुराइम की जो रेशो है इसको कम किया जा सके। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब सेगमेंट है हमारा जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के जितने भी यंग
टैलेंट होता है और जो कोई ना कोई जनाब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोई ऐसा टैलेंट उनके अंदर मौजूद होता है जिसको वो एक्सप्लोर करता है और हम तक और आप तक वो अपना टैलेंट पहुंचाता है। और एक ऐसे ही टैलेंटेड सिंगर से हमने आपकी मुलाकात आज करवानी है जिनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और कह ले कि यंग स्टार हैं, यंग सिंगर हैं और उनसे आज बात करेंगे, उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कुछ मौसीकी का तड़का भी ज़रूर लगाएंगे क्योंकि जनाब वीकेंड का शो है और वीकेंड के शो में अगर मौसीकी का तड़का ना लगे तो वीकेंड अच्छा कैसे गुजरेगा। तो ज़ैन हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ैन जमशेद हैं और उनसे बात करते हैं और जनाब उनसे उनकी जर्नी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ज़ैन आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ज़ैन कैसे मतलब सिंगिंग में कैसे आना हुआ, क्या जर्नी है, किस तरह आए? जर्नी ऐसे है कि सिंगिंग का शौक मुझे बचपन से था। अच्छा। और थोड़ा सा अगर मैं इसको ब्रीफ करूं तो जब मैं छोटा होता था तो जब मैं रोया करता था तो मेरी मदर बताती हैं कि मैं सुर में रोता था। लोग कहते थे मैं सुर में रोता। अच्छा। तो ये जो एक नई कहानी हाँ सुनने जी। में मिली है कि सुर में रो रहे हैं आप। जी, तो एक मतलब होता है ना, एक खड़ी आवाज रहती है रोते हुए, तो कुछ बच्चों की होती। तो ना मेरे मामू भी उस वक्त पास होते थे जब मैं रोया करता था। अच्छा। तो मामू ने कहा कि बड़ा होकर सिंगर बने। क्या तो बात क्योंकि मामू का एक थॉट था, उनका एक्सपीरियंस है कि मतलब इस तरह अगर हो तो एक डिफरेंट चीज़ नज़र आती थी। तो फिर जब मैं बड़ा हुआ तो वाकई मेरी आवाज़ में वो बात नज़र आना शुरू हुई। तो लेकिन जर्नी स्टार्ट ऐसे हुआ कि मेरा जब मुझे पता चला कि मैं कुछ गा सकता हूँ या किसी को कुछ सुना सकता हूँ, तो आपको पता है जो सुबह का टाइम होता है स्कूल्स में, उसमें लप्पे आती पढ़ाई जाती है नॉर्मली। तो उसमें हमारी जो क्लास टीचर थी वो बच्चों का एक ग्रुप सेलेक्ट कर रही थी लप्पे आती परफॉर्म करने के लिए, और हर एक इंडिविजुअल से वो ये 2 लाइन सुन रही थी, लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो जब हर एक बच्चे से सुन रही थी, लेकिन जब मेरी बारी आई और मैंने वो पढ़ा तो सारी क्लास ने क्लैपिंग स्टार्ट कर दी और मेरी टीचर ने भी क्लैपिंग स्टार्ट कर दी। तो मतलब वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ गा सकता हूँ, कुछ बाकी बच्चों से कुछ मैं बेहतर हूँ। तो फिर मुझे टीचर ने कहा कि आप फ्रंट पे लप्याती परफॉर्म करेंगे। अच्छा। तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी ये स्टार्ट हुई, वहाँ पे लप्याती परफॉर्म की। फिर आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है हर कोई ना लप्याती सुनता है, तो फिर कहते हैं कुछ अगर गाते ही हो तो कुछ गाना भी सुना दो। तो वहाँ से फिर शौक चलता गया। फिर अकेडमीज़ में परफॉर्म किया, कॉलेज अपने कॉलेज में परफॉर्म किया। फिर हमने जो है, फिर मुझे एक चीज़ समझ आई कि यार इसको बाकायदा सीखना पड़ता है, ये सिर्फ शौक की हद तक नहीं है, क्योंकि अगर इस फील्ड में आपने कामयाब होना है, अगर सिंगिंग का पैशन है तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखा आपने इसको? जी, फिर मैंने इसको प्रॉपर सीखा। अच्छा, तो किससे सीखा? इजाज़ हैदर साहब हैं मेरे उस्ताद हैं, उनसे मैंने सीखा इसको। तो जब मैंने सीखना स्टार्ट किया फिर मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली कि यार हम तो कुछ भी नहीं है, और लर्निंग का जो प्रोसेस है वो तो सारी ज़िंदगी चलता रहता है। तो दैट्स वाई फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया, अभी भी सीख रहा हूँ और ज़ाहिर है सीखते रहेंगे आगे। इंसान लाइफ के साथ साथ बहुत कुछ सीखता है। बिल्कुल ऐसी है। मेरे ख्याल से गुफ्तगू का तो सिलसिला जारी रहने वाला है, लेकिन कुछ लाइव सुनना चाहेंगे सबसे पहले हम आपसे। क्या सुनाएंगे आप हमें? लाइव सुनना चाहेंगे, मैं आपको एक मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है खमाज, मैं वो आपको सुना। चलें जी, श्योर। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है और आपके जो वोकल्स हैं माशाल्लाह बहुत ही, बेस आपकी बहुत अच्छी है और हाई नोट्स पे भी आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो कितने साल हो गए मतलब बाकायदा इसको परस्यू करते हुए, सीखते हुए, गाते हुए? जी, परस्यू करते हुए तो मैंने जैसा कि बताया कि बचपन से, लेकिन सीखते हुए मुझे आई थिंक 3rd ईयर है, मतलब 3रा साल है मैं सीख रहा हूँ। तो यह है कि अब इंशाल्लाह मैं अब मज़ीद सीखता चला जाऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का मुझे। अच्छा। और मार्केट में एक सॉन्ग भी अवेलेबल है मेरा, आप चेक कर सकते हैं, जो हमारी व्यूअरशिप है इस टाइम हमें देख रही है, कबूतरबाज के नाम से। अच्छा। मेरा ओरिजिनल सॉन्ग भी मार्केट में अवेलेबल है बियॉन्ड रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल है, बियॉन्ड रिकॉर्ड्स लेबल है, प्रॉपर प्रोफेशनल लेबल है, उधर से लॉन्च हुआ है। सही। तो वो भी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख सकते हैं, कबूतरबाज। है। लेकिन कौन सा मतलब जॉनरा कौन सा ज़्यादा पसंद है आपको? बेसिकली जॉनरा मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है, एक चीज़ होती है रोमांटिक, एक चीज़ होती है सैड, मुझे उसका मिक्सचर पसंद है। रोमांटिक सैड सॉन्ग्स आपने कभी सुना है कि रोमांटिक सैड सॉन्ग? यार ये रोमांटिक सैड सॉन्ग है। तो बेसिकली मुझे कुछ मिली जुली चीज़ के एक्साइटमेंट की फीलिंग भी आ रही हो, उसमें रोमांटिक फीलिंग भी आ रही हो,
और सैडनेस भी कहीं ना कहीं आ रही हो, तो Melody एक में आ कंप्लीट, जाता जी है ना वो, हाँ एग्जैक्टली, जी। तो एक कंप्लीट फिर मिक्सचर जो होता है ना, वो एक बहुत अच्छा सॉन्ग बन जाता है। अच्छा, लेकिन सुनते किसको हैं ज्यादा, कौन सा सिंगर पसंद जी है? काफ़ी लोगों को सुनते हैं, लेकिन ये सीखने के लिए काफ़ी लोगों को सुनते हैं, लेकिन जो मेरा फेवरेट सिंगर है वो है आतिफ असलम। अच्छा। तो जो पर्सनल फेवरेट हैं, और सीखने के लिए हम जो है गुलाम अली साहब को सुनते हैं, हम राहत फ़तेह अली खान साहब को सुनते हैं, मेहंदी हसन खान साहब को सुनते अच्छा। हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुनते हैं। अब काफ़ी सारे नाम हैं, तो फिर ऑब्वियसली हमारे जी, बिल्कुल। लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के, Exactly. और इन्हीं को सुन सुन के मेरे ख्याल से हम Exactly. सारे भी बड़े हुए हैं, और जितने भी यंगस्टर्स Exactly. हैं वो इन्हीं को सुन के आगे अपनी जो फील्ड है उसका तायुन करते हैं और Exactly. इसको परसू करते हैं। तो घर में भी इसी तरह चीजें चलती रहती हैं आपके, जी, जी। और गाना गाते रहते हैं, या फैमिली में भी है म्यूजिक का, कोई और था फैमिली में, या आप यू आर द फर्स्ट वन? बेसिकली मेरे नानाबू को शौक था, अच्छा। उसके बाद मेरे मामू जान को शौक था, लेकिन यह है कि वो इतना ज़्यादा परस्यू नहीं कर सके, तो वो अब जो है नानाबू को अल्लाह जन्नत नसीब करे, और उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन मामू जान मेरे साथ हैं, आज भी मेरे साथ आए हैं। तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, बहुत सपोर्टिव है मेरे मामू जान। तो ये है कि उनको अब शौक है कि यार इस बच्चे को मैंने किसी मकाम पर पहुंचाना है, तो वो जिधर भी मैं जाता हूँ मुझे सपोर्ट करते हैं। किसी किस्म का कोई मशवरा हो तो मैं मामू से पहले लेता हूँ, कोई कॉल आती है तो मैं सबसे पहले मामू को अप्रोच करता हूँ कि मामू जी क्या करना चाहिए, तो मामू फिर मुझे गाइड करते हैं कि बेटा ये कर लो। तो ये बात है कि एक चीज़ होती है, एक होता है किंग, एक होता है किंग मेकर। मैं समझता हूँ मेरे मामू जान किंग मेकर है, तो ये भी एक बड़ी बात है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जो आपको सपोर्ट करे, तो आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल, ये ब्लेसिंग होती है। तो बाकी घर वालों की भी सपोर्ट है कि आप इस चीज़ को परसू? अच्छा, इसके पीछे भी एक छोटा सा किस्सा है कि बचपन में मेरे पेरेंट्स इस चीज़ के खिलाफ थे थोड़ा सा, कि यार ये कैसी फील्ड है, इसमें क्या तुम आगे परस्यू कर रहे हो, ये लपियाती तक तो ठीक है, लेकिन ये आगे जो है सिंगिंग गाना बजाना ये क्या चक्कर है। फिर जो मेरे मामू जान थे वो समझते थे कि यार अगर किसी में कोई टैलेंट है तो फिर आगे आना चाहिए। अगर हमारे फैमिली में एक बच्चा है जिसमें टैलेंट है, अल्लाह ने आवाज़ देकर भेजी है, तो वाई नॉट। तो फिर मामू जान ने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया, और फिर उन्होंने जिम्मेदारी ली और वो निभा रहे हैं। उन्होंने बचपन से जिम्मेदारी ली, मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया कि यार इसकी आप बेफिक्र हो जाएं, इसकी टेंशन ना लें। तो यह है कि मैं इसके साथ हमेशा रहूँगा, जो भी कोई अच्छा बुरा फैसला, हर तरह से मैं इसके साथ। क्या बात है। और ये सपोर्ट घर वालों की होना ना बेहद जरूरी है। जब Exactly, आपके घर वालों की होती है ना, तो आप कुछ भी, आप अपनी मंजिल जो है ना वो उसमें कामयाब जरूर हो पाते हैं। अच्छा, आपका एक ट्रैक है जी, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, जो बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ है, और हम चाहते हैं कि वो हमारी नजर आप करें। जी जरूर। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करानी है और एक ऐसी कहानी आपसे शेयर करनी है कि जिसके बारे में जब मैंने भी सुना और उनके मुतालिक पढ़ा तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेहनत के मुतालिक एक बात तो ये तय है कि कभी रायगा नहीं जाती है और एक ना एक दिन ज़रूर रंग लेकर आती है, और मट्टी को सोना यही मेहनत और लगन बनाती है। और जब लगन सच्ची हो तो फिर ना तो आपकी गुर्बत रुकावट बनती है और ना ही कोई और चीज़ आपके तयशुदा मंजिल के रास्ते में ठोकर बनती है। और मेहनत करने वाले हमेशा सितारों पर कमन ज़रूर डालते हैं और तारीख को अपने मुतल्लिक लिखने पर मजबूर भी करते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ही मिसाल से मिलवाएंगे, एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाएंगे जिनके लिए एक वक्त में तालीम हासिल करना शायद एक ख्वाब था और इंतहाई मुश्किल टास्क था। हज़ारों दीगर तलबा की तरह एयर कंडीशन कमरे की सहूलत नहीं थी उनके पास, स्कूल कॉलेज जाने के लिए कोई लंबी कार भी नहीं थी उनके पास। हाँ, मगर थी एक चीज़, जो वो थी लगन, मेहनत और जहानत। तंदूर पर रोटियां तक लगाईं, मगर तालीम भी जारी रखी साथ साथ। मजदूर बनकर घर भी चलाया, मगर हिम्मत नहीं हारी, और फिर ग्रेजुएशन में टॉप करके सबको हैरान कर दिया और 631 नंबर लेकर 131 साला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। स्कॉलरशिप्स भी मिली, आगे बढ़े, इतना पढ़े कि आज पूरी दुनिया के लिए मोटिवेशन बन गए, एक सक्सेस स्टोरी बन चुके हैं। मौशी हालात को अपने रास्ते की रुकावट ना बनने देने वाले इस बाहिम्मत शख्सियत ने 16 घंटे तंदूर पर काम किया और आज सरकारी तालीमी इदारे एमओ कॉलेज में बतौर लेक्चरर की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। तो जनाब, आज उस शख्सियत से आपकी हम मुलाकात करवाने वाले हैं। मोहम्मद मोहसिन अली है जो एमओ कॉलेज में लेक्चरशिप कर रहे हैं और
खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और कोई मोटिवेशन हासिल कर लेते हैं उनसे। मोहसिन साहब, आपको वेलकम करती जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मोहसिन साहब, सबसे पहले तो मतलब आप जैसे लोगों का होना मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए बहुत ही बाइसे फ़ख्र है और पाकिस्तान के लिए भी बाइसे फ़ख्र है। सबसे पहले जिस बारे में मैं जानना चाहती हूँ, जो क्यूरियोसिटी है, हम सबको क्यूरियोसिटी है कि आपने पिछले काफ़ी साल बहुत ज़्यादा मतलब नाम कमाया भी, लोगों को पता है, फिर आपने एक गुमनाम सी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। उसके बाद फिर जब पिछले दिनों एक तकरीब में वज़ीर आज़म साहब उठ के आपसे मिले, तो वो अचानक से एक बड़ी हाईलाइट भी हुई वो चीज़, और लोगों ने कहा कि ये कौन आदमी है जिससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिल रहे हैं। तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है? उसके पीछे आप जैसे बता रहे हैं, वही एक दफ़ा कामयाब होना, टॉप करना एकेडमिक करियर में, फिर वो गुमनाम होना, एक फ्यूचर को आगे, फिर दोबारा मुश्किलात, सब्र और हौसले के साथ लड़ता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जब लेक्चरशिप हुई और उसको बतौर उस तकरीब में मुझे इनवाइट किया गया एज ए सक्सेस स्टोरी के तौर पर, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट किया गया मेरी स्टोरी को, डॉक्यूमेंट्री को, और फिर स्टेज पे जाके जिस तरह मैंने वो बोला भी, अपनी ज़िंदगी को नरेट किया, तो वो मियाँ साहब उसमें बड़े हैरान हुए, क्योंकि इसमें मियाँ साहब का बड़ा रोल था। तब जब मैंने टॉप किया था, वो मेरे गांव में आए मियाँ रहीमा में, और वहाँ पे अप्रिशिएट किया, मुझे 10 लाख रुपया दिया ताकि मैं अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करूँ। मुझे लाहौर में घर भी तोहफे में दिया। मैंने इंग्लिश यूनिवर्सिटी से रेगुलर किया, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब था, एक चैलेंज था या एक डिस्टेंट ड्रीम था। तो वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एज ए वर्किंग एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान आई हैव बीन टू ओमान, यूके, स्कॉटलैंड, स्वीडन, जर्मनी एंड डेनमार्क। तो वो जब उन्होंने वो पौधा या जिसको उन्होंने पैट्रोनेज किया था, और अचानक इतनी बड़ी स्टेज पे एक 6-7,000 स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी टॉपर्स हैं, उनके सामने प्रेजेंट करना मेरे लिए भी एक ऑनर की बात थी। और वो मियाँ साहब को भी बड़ा सरप्राइज़ मिला। तो वो देखा फिर किस तरह उन्होंने मुझे आगे अपनी सीट से उठ कर आगे गले लगाया। और वो एक्चुअली इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ मेरिट, इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। क्या फीलिंग्स थी? मतलब ऑब्वियसली वो फीलिंग्स बयान नहीं की जा सकती है, वो इमोशंस बयान नहीं किए जा सकते, अल्फाज नहीं है उन लोगों के लिए, लेकिन फिर भी क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? मेरे रोंगटे खड़े थे, आंखों में आंसू थे। और इन द सेम वे अगर मियाँ साहब को देखें तो वो भी इमोशनल थे, सेंटिमेंटल थे, और वो खुद सरप्राइज थे। तो एक्चुअली इट वाज एन अमेजिंग मोमेंट फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली एज वेल। ट्रू। अच्छा मोहसिन साहब, मतलब जब आपने अपनी तालीम का सिलसिला जारी शुरू किया था, जैसे मैंने बताया भी, तो तब मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होता था ये सारी चीज़ों को पैरेलली लेकर चलना, मौशी हालात भी देखना, फिर तालीम भी हासिल करना, बाकी चीज़ें भी जारी और सारी रखना। तो किस तरह की हर्डल्स आपने फेस की, क्या क्या चीज़ें सफ़र करनी पड़ी, और उसके बाद लेकिन आपने तालीम जैसी जो एक जेवर से आरास्ता हुए आप? बिल्कुल, मुश्किलात मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा, इट इज़ अ साल्ट ऑफ लाइफ। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हैं। शायद मेरे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। गांव से हम्बल फैमिली और हम्बल से बैकग्राउंड से उठना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो फाइनेंस था, जो कि मेरी फैमिली या मैं खुद भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी, लेकिन इन भूख का मौसम भी था, प्यास का भी था, शिद्दत का मौसम था। सारे इन मौसमों से जो चीज़ लड़ने में या इनको ओवरकम करने में वो थी, वो इरादा था, मकसद था। और मैं समझता हूँ कि उसमें मेरी एडवर्सिटी ही थी जो मेरी ज़िंदगी को जिसने मुझे बदला या मेरी ज़िंदगी को बदला, या मेरे गांव में भी या इस नौजवानों में एक नई उम्मीद थी कि वो एडवर्सिटी है। हालात मुश्किलात होती हैं और इसको आप मकसद के ज़रिए काबू, और मेरा मकसद था है एजुकेशन, और एजुकेशन ही दुनिया को, सोसाइटी को, मुआशरों को बदलती है। तो इन द सेम वे मैंने तो अपने हालात बदलने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह इज़्ज़त और एहतराम दिया वो मुआशरे में, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी आनर और मोहब्बत और बेशक ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा ये जो मैं बात करी थी कि तंदूर पे भी रोटियां लगाई हैं, ये कब की बात है? ये 2011 की बात है, और इससे पहले भी मैं 6ठी-7वीं से ही काम करता आ रहा हूँ। अच्छा। बहुत मुश्किल काम किए हैं, हर तरह की मेहनत मजदूरी की है। अब वो बचपन जिसमें खेलना था, उस वक्त मैं हादसों से लड़ता आ रहा हूँ, और ये भूख और शिद्दत के मौसम देखता आ रहा हूँ। और मेरे लिए कोई अनयूजुअल बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में लोग करते हैं जो पाकिस्तानी हैं, वो बाहर जाते हैं, तो क्योंकि उसके पीछे वो वंस अगेन जो है ना वो मकसद ही था। तो जब मैंने पढ़ना है, जी बिल्कुल, और उसके लिए फिर जितने भी पहाड़ थे, चट्टानें थी, उनको तोड़ा है, उनको ब्रेक किया है, स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा है,
और माशरे में जितने भी ट्रेडिशंस थी, रूल्स थे, वो ब्रेक किए हैं। और कामयाबी के लिए भी ये है कि अपना कंफर्ट जोन छोड़े। मेरे पास भी कंफर्ट जोन था, मैं घर में रहता, वो अपने छोटे मोटे जो गांव के घर में के काम में करता रहता। हाँ जी। लेकिन मैंने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और अपने घर को छोड़ा, यहाँ पे लाहौर में। मतलब ये चैलेंजेस के साथ साथ आपकी जो तालीम का सिलसिला था वो भी चलता रहा, रुका नहीं वो? इसको नहीं रोक सका, क्योंकि ये वो ख्वाब थे जो मुझे जिंदा रखे जिन्होंने, और ये चैलेंजेस थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट रखा, जिन्होंने मुझे पुश किया, इनकरेज किया उन ख्वाबों को पाने के लिए, उन सितारों को हासिल करने के लिए। तो लाहौर में भी गलियों में बैठ के पढ़ा है, ये स्ट्रीट लाइट्स के नीचे। अच्छा। यू वुडंट बिलीव इट कि इन पार्क्स में आजकल के मौसम में सोता रहा हूँ। छत ऊपर जो है ना वो आसमान का छत था, तो वो मुझे एट दैट टाइम आई यूज्ड टू इट। और मुझे अब फ़ख्र होता है, बड़ी खुशी फील होती है कि अल्लाह ताला ने हौसला दिया, लड़ना सिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह डिपेंडेंट नहीं हूँ, अपनी ज़िंदगी को खुद ही मोल्ड करता जा रहा हूँ। उसके लिए जितने भी पहाड़ हैं, वो मैं पंजाबी में अक्सर कहता हूँ, रस्ते दे पत्थरां कोलों मैं ये सोच के घबरांदा नहीं, छल्लां दे सर ऊंचे होवन खै के नाल चटाना दे। तो इंसान भी तब, लहरें जब चट्टानों से टकराती हैं तो वो देखी ऊंची, तो इंसान भी मुश्किलात में से जब गुजरता है तो वो फिर अजीम तब ही बनता है। आप आमुल हुज़न को देखें, इस्लाम में कितना मशहूर आसन अल कसिस जो किस्सा है, वो भी सब्र और हौसले और हिम्मत की वजह से। और बेकन की बड़ी खूबसूरत कोटेशन है, मैं अक्सर ऐड करता हूँ, द सफरिंग ऑफ जैकब आर मोर प्रोमिनेंट देन द हैप्पीनेस एंजॉयड बाय किंग सोलोमन। तो वो जो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की खुशियों से भी ज़्यादा वो आसन अल कसिस या सब्र यकूब है। तो इस सारे सफ़र में जो चीज़ें चाहिए ना, वो नॉट लग्जोरियस आइटम्स या आपके बड़े बड़े कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस नहीं, मैं समझता हूँ उसमें डिटर्मिनेशन और परसिवरेंस, और इनको दोनों को अगर मिक्स करूँ तो मैं कहूँगा मैराथन पेशेंस, या उर्दू में हम सब्र यकूब कह लें, ये चीज़ चाहिए। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है या आजकल की जो यूथ है वो कहते हैं कि जब तक हमें उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, जब तक हमें वो सहूलियात नहीं दी जाएंगी, तब तक हम अच्छे तरीके से शायद पढ़ नहीं सकते हैं, परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उस पर क्या कहेंगे आपके? आपने तो वो लग्जूरियस लाइफ गुजारी ही नहीं है ना, उसके मुश्किलात से गुजर के, सारी चीज़ें सहकर, सफ़र करके, सब्र करके आप एक कामयाब इंसान बने हैं। और इसमें है मोनोटोनस, मैं क्योंकि बार बार ये रिपीट करता हूँ और मैं करता भी रहूँगा। पंजाबी में मैं वंस अगेन कहूँगा, बेहिम्मते ने जिहड़े बह के शिकवा कर मुकदरां दा। अच्छा। बेहिम्मते ने जिहड़े बह के शिकवा कर मुकदरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। क्या बात है। तो वो जिन्होंने बनना होता है ना, वो फिर इन लेम एक्सक्यूजेज या एनवायरनमेंट, कंडूसिव एनवायरनमेंट है या चैलेंजिंग है, इसको नहीं देखते। वो वंस अगेन जो ना, इट इज़ ऑल अबाउट योर पर्पस। इट इज़ योर पर्पस दैट प्रोपेल्स यू, दैट इनकरेज यू, मोटिवेट यू फॉर डूइंग समथिंग। और उसमें फिर जितने भी पहाड़ हैं, भूख है, ख़ज़ां है, बादल है, मायूसियाँ हैं, उदासियाँ हैं, जो भी हैं, वो मानी नहीं रखती। अच्छा, घर वालों ने तो आपको सपोर्ट किया होगा कि आप आगे बढ़ें, कामयाब इंसान बने, लेकिन जो हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे आस पड़ोस में जो लोग रह रहे होते हैं, उनकी तरफ से किस तरह की सपोर्ट आती थी, नहीं आती थी? क्या तनकीद करते थे कि तुम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कामयाब हो पाओगे, नहीं हो पाओगे? मैंने तनकीद बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की। अच्छा। घर से भी, फैमिली से भी, और गली मोहल्ले और पूरे गांव से भी, क्योंकि मेरे गांव में उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं था कि आप पढ़ सकें। अच्छा। बल्कि वो लेग पुलिंग थी, और फिर मेरे जैसे इंसान को यहाँ से नीचे से उठकर एजुकेशन की तरफ जाना, वो भी एक अलार्मिंग था गांव वालों या जो मेरे तनकीद करने वाले थे उनके लिए। लेकिन वही बात है कि आपकी जो हालात होते हैं वो आपको मोल्ड करते हैं, आपका मकसद जो है ना वो हैवी होता है। तो जब आपने ये काम शुरू किया, जब तंदूर में रोटियां लगानी शुरू की, घर चलाना, साथ साथ तालीम भी कर रहे थे, तो तब भी वो तनकीद का निशाना बनाते? तनकीद थी बिल्कुल। आप पढ़ क्यों रहे हैं, इससे क्या मिलेगा? आपको पढ़ाई क्या देगी, दुनिया बेकार है, पढ़ लिख के भी क्या करोगे? ये वो क्लीशेज, कॉमन प्लेसेस थे जो मैं रोज़ सुनता था। और बल्कि कोई अक्सर ऐसे भी कुछ कहते थे कि इन्हें कोड़ा इमाम महदी लग जाना जो पंजाबी है। तो इस तरह की वो चीज़ें थी, लेकिन मैं एंजॉय करता था। कभी हिम्मत तो नहीं हारी? नहीं, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं एंजॉय करता हूँ। अगर मेरे सामने कोई मुझे कहता है ना कि आपको वो इस तरह कह रहा, तो मैं आज भी उसको कहता हूँ, आप प्लीज़ आप भी मेरे सामने, आप अपने से भी दो चार है तो हम इंसान ही ना, कभी ना कभी तो हिम्मत जवाब दे जाती है कि लोग इतना आपको क्रिटिसाइज करते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं। मतलब जब आपको सपोर्ट की जाती है ना, तो आपको दिल करता है कि आप कोई और काम भी करें, अच्छा काम करें, लेकिन जब आपको प्रेशराइज किया जाता है तब कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाती है, जवाब दे जाती है। हौसले पस्त होते हैं, थकन भी होती थी, लेकिन वही अब दोबारा उठ खड़े होते हैं।
और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये इंसान के अंदर होती हैं। अगर आप अंदर से जो कि हम एक्सटर्नल ग्रेड्स पे, डिग्रीज पे, एबिलिटी पे, बॉडी बिल्डिंग पे आजकल हम स्ट्रेस दे रहे हैं, लेकिन जो इंसान की अजमत है या इंसान का बड़ापन है वो उसकी जो इंटरनल करैक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि रेजिलियंस होना, इनकरेज होना, ग्रेशियसनेस होना, हम्बल होना, फेयरनेस होना और दूसरा थैंकफुलनेस होना, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को बनाती हैं अजीम। और यही अगर आपके अंदर हैं तो एक्सटर्नल वर्ल्ड आपके लिए बेमानी है, यूजलेस है, वो चाहे क्लीशेज हैं, क्रिटिसिज्म है। और मैं अक्सर वो यहाँ पे कॉलेज की भी मैं पहले भी ऐड करता रहा हूँ, एक्चुअली टॉपिक वही है तो वो मुझे खूबसूरत, ऑल लेडी वी रिसीव व्हाट वी गिव, द पैशन एंड द लाइफ हुज फाउंटेन आर विद इन, एंड आर इज हर गारमेंट, आर्स इज हर शराउड। तो जो हम अंदर है ना, हम वही बाहर हैं। अगर बाहर आप फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जैसे कि स्टूडेंट्स आप भी कह रहे हैं कंप्लेन करते हैं हमारे पास, वो एक्चुअली हम अंदर से कमज़ोर हैं, फ्रेजिल हैं, वीक हैं। अगर हम अंदर से मजबूत हैं, कन्विक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग है, बिलीफ है, तो हम बाहर भी हैप्पीनेस जो डिसिमिनेट कर रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ईमान, यकीन, उम्मीदें, यही चीज़ें हम मुआशरे को दे रहे होंगे। और उसको देने के लिए फिर हम वो मुआशरा भी हमें वापस देता है वो। बेशक ऐसे तो आई विश के स्टूडेंट्स जो है ना अंदर से वो मोटिवेटेड हों और बाहर भी लोगों के अंदर ईमान, यकीन, उन्हें मोटिवेटेड करने के लिए ना आप जैसे उस्तादों का होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, इनकी तादाद ज्यादा होनी चाहिए ताकि मुआशरा भी बेहतर हो और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो माइंडसेट चेंज होता जा रहा है वो भी बेहतर हो। अच्छा, जो आपकी कामयाबी है मोहसिन साहब, उसका क्रेडिट आपको तो जाता ही है, आपने मेहनत इतनी की, किसको देंगे क्रेडिट? मेरे छोटे भाई हैं, अभी एक छोटा भाई मेरे साथ आया यहाँ पे, वो बल्कि आपसे जानो मिलना भी चाहता है। तो वो उसने हार्ड वर्क की है मेरे लिए और मेरा करियर बनाने के लिए। 2 छोटे भाई हैं, माँ बाप हैं, दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मुझे इनकरेज किया। आमिर भाई हैं और नासिर भाई हैं, वो जो तस्वीर में आप देख रहे हैं। और इसी तरह मतलब दोस्त, अहबाब, बहन भाई सब ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। और मैं जितनी भी ये सक्सेस है मैं चाहूँगा कि इनको नॉमिनेट किया जाए, क्रेडिट दिया जाए और इनको एक्नॉलेज किया जाए। बेशक ऐसे ही है, क्योंकि इनकी सपोर्ट के साथ ही इंसान बिल्कुल आगे बढ़ सकता हम है। अकेले इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है, रग्ड इंडिविजुअलिज्म है। मैं जितना भी कामयाब हो जाऊँ, वो जो मार्क्सिज्म में रग्ड इंडिविजुअलिज्म है, ये यूजलेस है। हम कलेक्टिवली ही कामयाब होंगे और सोसाइटी भी तब कामयाब बेशक ऐसे है। अच्छा मोहसिन साहब, आप बाहर से भी पढ़ के आए हुए हैं, हम बाहर का तालीमी निज़ाम भी आपने देखा हुआ है और यहाँ का भी तालीमी निज़ाम देखा हुआ है। क्या आपको लगता है कि तालीमी या रिफॉर्म्स किस तरह के लाने की ज़रूरत है हमें यहाँ पे? यहाँ पे वो जो आपने बात की है ना, यहाँ पे वो टीचर्स अपॉइंट करने चाहिए कि जो एक्सीलेंट हो थ्रू आउट इन देयर एकेडमिक। फिनलैंड में भी इस तरह करते हैं। दूसरी बात, ये अंडर प्रिविलेज्ड है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, वहाँ पे उस तरह के रिसोर्सेज नहीं है। वो आपने देखा है कि उस तरह फंड्स नहीं मिलते। तो अगर ये 2 चीज़ें यहाँ पे की जाए, अच्छा फंड, मेगा जो मैसिव फंड्स यहाँ पे दिया जाए और इंस्टीट्यूशंस को एम्बेलिश किया जाए, अडॉन किया जाए, और उसके साथ वहाँ पे जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए, वो भी फंड्स के ज़रिए ही होगी। और जो अपने कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉइंट किया जाए, तो ये एजुकेशन सिस्टम और ना सिर्फ बेहतर होगा बल्कि ये सोसाइटी में जो आज हम पौधे लगाएंगे वो इंशाल्लाह आगे को जो है ना जाके वो एगैलिटेरियन सोसाइटी जो है ना वो प्रोड्यूस करेंगे और एक टॉलरेंट पीपल और टॉलरेंट स्टूडेंट्स जो है ना वो पैदा करके सोसाइटी को हार्मोनाइज करेंगे। और इसकी अशद ज़रूरत भी है। और ये 2 स्टेप्स मोर देन नफ हैं कि टू कर्ब दीज डिफरेंसेस एंड टू alleviate the problems of the society। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस पे बनती है? स्टेट्स को। 75 साल हो गए हैं और ये हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं यही हमारी सही नहीं हो पा रही। आप एजुकेशनल सिस्टम को देख लें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, इस हवाले से कोई नई यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनती हैं, कोई अमेंडमेंट्स नहीं होती हैं इनके अंदर, हमारे जितना भी सिस्टम है, तो किसकी ज़्यादा जिम्मेदारी? स्टेट के साथ साथ पब्लिक को भी मैं समझता हूँ। देखिए, जित अमीर है या गरीब है उसको एजुकेशन और हेल्थ दोनों चाहिए, और ये स्टेट के साथ साथ हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए और एक्टिवली प्रोएक्टिवली भी हमें उठानी चाहिए कि वो इसको रिफॉर्म्स करें और फंड करें। अभी मेरा एक दोस्त है, एमपी है, अब यकीन करें वो भी सेहत के लिए उसको भी प्रॉब्लम है, ये सफ़र कर रहा है जो आप और मैं करते हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है कि आई विश कि ये क्यों ना ऐसा मुआशरा हो जहाँ पे
ये सेहत और तालीम आम आदमी की जो ना वो एक्सेस में हो। और वो सफ़र आप और मैं हम दोनों कर रहे हैं, सोसाइटी कर रही है, लेकिन उसके लिए हम उस तरह आवाज़ नहीं उठा रहे, एक्टिव नहीं हो रहे। आई डोंट नो कि क्यों हम इस एज ए सोसाइटी लेथार्जिक हो चुके हैं या इधर हमारा ध्यान नहीं है। सफ़र हम कर रहे हैं उर्दू का भी और इंग्लिश का भी, वो चाहे वो लीडर है या चाहे आम आदमी है, बोथ आर सफरिंग। लेकिन आई डोंट नो कि क्या हर्डल क्या है, चैलेंज क्या है कि इसको इस इनिशिएटिव को वो लॉन्च क्यों नहीं कर रहे। और मैं समझता हूँ एज सून एज पॉसिबल करना चाहिए, इसको करना चाहिए, परसू करना चाहिए, इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। अच्छा मोहसिन साहब, स्टूडेंट्स को आप बताते होंगे और पढ़ाते भी हैं और अपनी सक्सेस स्टोरी भी बताते होंगे। अब तो पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरे दुनिया को पता है आपकी सक्सेस स्टोरी। तो पढ़ाने के साथ साथ उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, बिकॉज जो भी स्टूडेंट मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन कर लेता है या इंटर कर लेता है, उसकी ये कोशिश होती है कि हमें बाहर पढ़ने के लिए जाना है। आप पढ़ के आए हैं, आपने हायर एजुकेशन हासिल की, लेकिन आप खिदमत जो है पाकिस्तान में सर अंजाम दे रहे हैं, तो उनकी काउंसलिंग करते हैं कि पाकिस्तान में रह के भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जी, मैं तो वोकली कहता हूँ और एम्बिशियसली कहता हूँ कि आपके पास 99 वजूहात हैं, रीजंस हैं बाहर जाने की, और एक वजह पाकिस्तान में रहने की, तो आप उस एक वजह पे जो ना स्टिक टू हों और पाकिस्तान में रहें। और यहाँ पे आप जितनी अपने हिस्से की शमा जला सकते हैं जलाएं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में स्टूडेंट्स को उनके कैलिबर, उनकी आदात के मुताबिक उनको सजेशन भी देता हूँ कि आप, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर इंग्लिश लिटरेचर में 5-6 घंटे इन अ डे नहीं पढ़ सकते तो आप उर्दू में चले जाएं, वहाँ 2 घंटे पढ़कर आप ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। तो हमें उनकी एनर्जी, उनकी हैबिट्स और उनकी माइंडसेट को पढ़ कर ना उनको सजेशन देनी चाहिए, और पेरेंट्स को भी देनी। और वो आपने पार्ट 2 में भी है वाई बॉयज फेल इन कॉलेज, वो मिस्टेकन एम्बिशन जो आप और मैं इम्पोज करते हैं स्टूडेंट्स पे, हमें वो इम्पोज नहीं करना चाहिए। और उनकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी को देकर उनको लीड करना चाहिए या उनको गाइड करना चाहिए। तो ये इससे ये है कि वो एक्सेल कर सकते हैं इसीलिए। तो क्या जाते जाते क्या जो यूथ है या जो देखने वाले हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको मेरा पैगाम है कि प्रायोरिटाइज करें, अपना मकसद बनाएं, प्रायोरिटाइज करें उसको। और वो ब्रायन ट्रेसी की बुक है, वो कहता है ईट दैट फ्रॉग। फ्रॉग मीन वो काम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मुश्किल है, चैलेंजिंग है, उसको खाओ पियो। वो उर्दू में कहूँ कि पी जा अजाम की तलखी को हंस के, तो वो फ्रॉग अब खाया नहीं जाता, पिया नहीं, उसको पहाड़ लगता है। और वो कोई भी काम है जो मकसद है तो उसको खा जाएं, पी जाएं, उसको खुशी खुशी हंसी खुशी पी जाएं और खा जाएं, और मंजिल क्या दुनिया आपको देखेगी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि अभी आपकी मंजिल यहीं पे है, आगे क्या क्या इरादा है? आगे इंशाल्लाह अभी मैं हायर एजुकेशन एमफिल कर रहा हूँ और आगे पीएचडी का मेरी ख्वाहिश है। अच्छा। और इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं बाहर से लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए इंशाल्लाह नेक्स्ट एजुकेशन सिस्टम में इसको बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा, और अपने हिस्से की जितनी भी शम्में हैं, दिए हैं, उम्मीदें हैं, ईमान है, यकीन, वो मैं माशरे में बखेरूँगा। और इंशाल्लाह इसी माशरे में रहकर हम ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को बेहतर बनाएंगे बल्कि सोसाइटी को बेहतर बनाएंगे। और ये कलेक्टिव ये काम होता है, ये कलेक्टिव कोशिश करने की हमें ज़रूरत है। किसी एक पे इन्हिसार करना मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं होता कि सिर्फ हम अपने इदारों पे इन्हिसार कर लें, अपनी हुकूमतों पे इन्हिसार कर लें। जब तक हम मिल के उनके साथ कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे, इक़दामात उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक तरक्की नहीं कर सकते हैं हम। हमारे साथ मोहम्मद मोहसिन अली मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका कि आप यहाँ पर आए और इनकी सक्सेस स्टोरी के हवाले से हमने बात की है, किस तरह एक जो तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने तंदूर पे रोटियां तक लगाई और इतनी मुश्किलात सहने के बाद भी जनाब उन्होंने जो उनका मकसद था, उनका इरादा था, उसमें वो कामयाब हुए हैं। तो जनाब मुझे इसी नोट पे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना वीकेंड अच्छे तरीके से मनाइएगा। मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।